सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक का नया पैटर्न आ चुका है। 20 नवंबर 2021 के आदेश के अनुसार आपके परीक्षा में 40% कितना 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी तैयारी आप किस प्रकार करें, इसलिए आपके जो अंतराभाग 2 पुस्तक है, उस अंतराभाग 2 पुस्तक के इस गद्य खंड, कौन सा गद्य खंड जो है, उस गद्य खंड के जो 4 पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। पाठ 11 महादेवी वर्मा, पाठ 12 जैनेन्द्र कुमार, पाठ 13 धर्मवीर भारती और पाठ 14 फणीश्वर नाथ रेणु। इन 4 पाठों में से जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित रूप से आपके इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य में रेखाचित्र व संस्मरण के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है रेखाचित्र और संस्मरण के कारण? 4 ऑप्शन है आपके पास। राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो महादेवी वर्मा अपने रेखाचित्र और संस्मरण के कारण बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा पाठ देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ क्या? भक्तिन पाठ के रचयिता का नाम है। भक्तिन ये रचना किसकी है? 4 ऑप्शन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जैनेन्द्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपके इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से महादेवी वर्मा की काव्य रचना नहीं है। ध्यान दीजिए, काव्य रचना के बारे में पूछा है। निहार, रश्मि, पथिक और निर्जा। तो आपको ध्यान है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। पथिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अपना गलत हो जाएगा। ये राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की ये रचना है पथिक। चौथा देखिए कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, संकल्पिता। तो यामा जो इनकी प्रारंभिक जो रचना है उनका पूरा एक संग्रह है यामा, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन आपका सही है। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप साहित्य संगम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का रेखाचित्र व संस्मरण नहीं है, अर्थात जितने रेखाचित्र और संस्मरण लिखे हैं उसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये रेखाचित्र संस्मरण नहीं है। रचना तो महादेवी वर्मा की है, लेकिन ये क्या है? ये निबंध है। क्या है? निबंध। 6ठा प्रश्न देखिए। 6ठा प्रश्न है, भक्तिन पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? ये कहानी है, एक संस्मरण है, एक निबंध है, एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जो भक्तिन उनकी सेविका थी, घर में खाना बनाने का काम करती थी, उसको लेकर के ये रेखाचित्र लिखा गया है। तो प्रश्न देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, मीरा, सुधा, लक्ष्मी या निर्जा। तो भक्तिन का वास्तविक नाम बिल्कुल उनके गुणों के विपरीत था, लक्ष्मी। यानी नाम तो लक्ष्मी था लेकिन थी निर्धन वो। ऑप्शन नंबर 3 सही। 8वां देखिए, स्त्री विमर्श को लेकर लिखी गई महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है पूछा है। 4 ऑप्शन है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संकल्पिता। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं इसमें स्त्री विमर्श से संबंधी बातें हैं, इसलिए ये रचना आपके स्त्री विमर्श को लेकर के लिखी गई है। ये आपका साहित्य संगम बाय BL तेली चैनल है, पसंद आए तो ज़रूर इसको ज्वाइन करें। 9वां प्रश्न देखिए,
9वां प्रश्न है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया पाठ है? भक्तिन पाठ जो महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया पाठ है? 4 ऑप्शन है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, स्मृति की रेखाएं जो है इनका संस्मरण और रेखा चित्र संग्रह है, इसमें से ये लिया गया है। 10वां प्रश्न देखिए कि भक्तिन को ये नाम जो नाम था उनका लक्ष्मी या लक्ष्मण किसने दिया था? उसकी मां ने, पहला ऑप्शन, दूसरा पिता ने, तीसरा महादेवी वर्मा ने, चौथा उसकी जेठानी ने। किसने दिया होगा बताइए, अंदाजा लगाइए। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, जब ये इनके यहाँ काम करने आई थी तभी जो है उसने ये शर्त रख दी थी कि मुझे मेरे मूल नाम लक्ष्मी से नहीं बुलाया जाए, तो महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन कर दिया था, गले में कंठी माला थी इसलिए। 11वां प्रश्न देखिए, स्त्री की दुश्मन होती है वाक्य पाठ में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? सौतेली माँ के अत्याचार के कारण, पुत्री के अत्याचार के कारण, लेखिका के अत्याचार के कारण, जेठानियों के अत्याचार के कारण। आपको पता है कि लड़कियां ही जो है भक्तिन के सारी संतानें लड़कियां थी, तो पुत्र नहीं होने के कारण जेठानियां उन पर अत्याचार करती थी, इसलिए जेठानियों के अत्याचार के कारण स्त्री की दुश्मन होती है, ऐसा कहा गया है। हालांकि सौतेली माँ ने भी इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन ये कथन जेठानियों के संदर्भ में आया। 12वां प्रश्न देखिए कि पाठ में आए अलगोचा शब्द का क्या अर्थ है? बंटवारा, अत्याचार, मर जाना, बदनाम करना। तो बंटवारा जो होता है, पाती जिसे अपन कहते हैं, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है भक्तिन के बारे में गलत कथन है, गलत कथन छांटना है। तो भक्तिन जो पाठ है ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, बिल्कुल ठीक है। ये स्मृति की रेखाओं में संकलित है, ये भी ठीक है। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था, ये भी ठीक है। भक्तिन महादेवी वर्मा की सहपाठी थी, ये गलत हो गया। क्या वो सहपाठी थी क्या? नहीं। कौन थी वो? सेविका थी। कौन थी? सेविका। 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन छायावाद का कवि नहीं है? 4 स्तंभ छायावाद के प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो देखिए महादेवी वर्मा है, प्रसाद भी है, हरिवंश राय बच्चन तो आलावाद के हैं, पंत भी हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। आलावाद के प्रवर्तक हैं ये। किसके? आलावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के नहीं। 15वां पाठ देखिए, पाठ आ रहा बार बार। 15वां प्रश्न देखिए, पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? तो खोटे सिक्कों की टकसाल पुत्र पैदा नहीं होने के कारण जो लक्ष्मी या भक्तिन है उसको कहा गया था। तो ऑप्शन आपके पास महादेवी वर्मा, भक्तिन की सौतेली माँ, भक्तिन की जेठानियों को, तो भक्तिन को कहा क्योंकि पुत्र पैदा नहीं हुआ था। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न, असंगत का चयन करना। एक तरफ आपके कठिन शब्द हैं, एक तरफ उसका अर्थ है, तो असंगत का आपको चयन करना है कि पितिया ससुर पति के चाचा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हो रहा हरे अनाजों का आग पर भुना रूप, ये भी ठीक है। अजिया ससुर पति का दादा, ये भी ठीक है। भैयू बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की कर ले यहाँ, बड़े भाई की पत्नी, तो ये बड़े भाई की पत्नी न होकर के कौन होती है? छोटे भाई की पत्नी होती है। इसका सही रूप क्या होगा? अगर यहाँ अपन छोटे भाई की पत्नी कर दे तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ये चौथा जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाइए 17वां प्रश्न कि पाठ में आए पचय शब्द का क्या अर्थ है? पचय शब्द इसमें 2-3 बार आया है, लोगों, बंटवारा, बाद में, सहन करना। तो इसका अर्थ है लोगों के लिए, क्योंकि जो भक्तिन है वो इस शब्द का प्रयोग करती थी। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच संबंध कौन सा था? पुत्री माँ का था, गुरु शिष्य का, स्वामी सेवक का और भतीजी चाची का। तो स्वामी सेवक का, यानी आपके महादेवी वर्मा तो हो गई स्वामी और भक्तिन हो गई सेवक या सेविका। ये आपके महादेवी वर्मा वाले पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने, ये देखिए ऊपर हेडिंग ही अपन ने डाल रखी है,
जो 12वां पार्ट है जैनेन्द्र, उस जैनेन्द्र के प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ हम शुरू करने वाले हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और कहानीकार जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। फिर 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, जब ग्राहक अमीर होता है। तो जब ग्राहक का मन खाली होता है तब बाजार का जादू आंखों के रास्ते प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न कह रहा है हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली न हो, जब मन बंद हो, जब मन में नकार हो। तो जब मन खाली न हो तब अपने को बाजार जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। 22वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? हाथों की, मस्तिष्क की, हृदय की, आँखों की? तो आँखों की राह बाजार का जादू काम करता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 23वां प्रश्न देखेंगे, 23वां प्रश्न कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को भारत का क्या कहकर के महिमा मंडित किया है? भारत का मार्क्स का है कार्ल मार्क्स, भारत का गोर्की, भारत का शेक्सपियर, भारत का हेजलिट। तो भारत का गोर्की कह करके उन्होंने इसकी तुलना की है। 24वां देखिए, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास नहीं है झूठा सच, कल्याणी, परख, त्यागपत्र। ये 4 उपन्यास दे रखे, जिसमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये झूठा सच जो है ये यशपाल का है। किनका है? यशपाल का। कल्याणी, परख, त्यागपत्र, सुनीता भी जैनेन्द्र का ही है। फिर एक इनका मुक्तिबोध, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुक्तिबोध भी जैनेन्द्र का ही है। तो ये 5 उपन्यास आप याद रखें, झूठा सच अपना सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। 25वां देखिए, जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? एक रात, वातायन, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न। तो एक रात है, वातायन है, पाजेब भी है। नीलम देश की राजकन्या ये भी है भाई, नीलम देश की राजकन्या ये भी कहानी है। लेकिन प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये सब क्या है? ये सब निबंध है, ठीक है, ये ध्यान रखें, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, नीचे आई गया साहित्य का श्रेय और प्रेय रचना जैनेन्द्र कुमार की किस प्रकार की है? कहानी संग्रह, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है? अभी ऊपर बताया, कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निबंध है। 27वां प्रश्न देखेंगे, बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, हरिशंकर प्रसाई, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र। बाजार दर्शन जो पार्ट है उसके लेखक है आपके जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। फिर आगे देखते हैं, बाजार दर्शन निबंध में चूरण वाले भगत जी की चारित्रिक विशेषता नहीं है। कौन सी चारित्रिक विशेषता नहीं है? निष्प्रय, संतोषी, स्वार्थी, ईमानदार। तो निष्प्रय है यानी कोई इच्छाएं नहीं है, संतोषी भी है, ईमानदार भी है, स्वार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 29वां प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न कह रहा है बाजार की असली कृतार्थता किस में है? मोल भाव करने में, बाजारूपन बढ़ाने में, आवश्यकता के समय काम आने में, सामान खरीदने को विवश करना। तो आवश्यकता के समय काम आए वही बाजार की असली कृतार्थता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 30वां प्रश्न देखेंगे, बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है? जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, जो ये जानता है कि बाजार उसी के लिए, जो ये जानता है कि बाजार के लिए धन आवश्यक है, जो ये जानता है कि बाजार की उपयोगिता क्या है। तो बिल्कुल सही है, जो बाजार की उपयोगिता जानता है वास्तव में वो ही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। चौथा सही हो जाएगा। फिर 31वां प्रश्न देखेंगे, बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता, आकर्षक, वाचाल, विनाशकारी। तो बाजार का आमंत्रण मूक होता है, चुपचाप बुलाता हो।
32वां देखिए, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। तो बाजारूपन बढ़ाना यानी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखिए, परचेजिंग पावर किस में है? पत्नी में है, पैसे में, मन में, लोभ में? तो परचेजिंग पावर पैसे में है। किस में? पैसे की गर्मी कहा ना उसको, परचेजिंग पावर पैसे में। ये देखिए, अब अपन आगे चलते हैं, अपना जो 13वां पार्ट है, ठीक है, अंतराभाग 2 गद्य खंड का 13वां पार्ट, धर्मवीर भारती। इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह किसका है? ठेले पर हिमालय जो निबंध संग्रह है, 4 ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का ये ठेले पर हिमालय किसका है? धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। 35वां प्रश्न देखिए, गुड़दानी से क्या अभिप्राय है? अनाज, पानी, गुड़ और चने से बना लड्डू और धन संपत्ति। तो गुड़ और चने के आटे से जो लड्डू बनाते हैं उसको गुड़दानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। 36वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से धर्मवीर भारती का कविता संग्रह कौन सा नहीं है? सूरज का 7वां घोड़ा, कन्नुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। तो आप ध्यान दीजिए, कन्नुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, तो ये इनकी कविता संग्रह हैं। और जो ये पहला ऑप्शन है, सूरज का 7वां घोड़ा, ये क्या है? रचना तो धर्मवीर भारती की है, लेकिन ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर आइए देखिए, काले मेघा पानी दो गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? तो निबंध है, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टा, संस्मरण। तो जब लेखक अपनी जीजी के पास रहता था तब उन बातों को याद करके लिखा गया, तो संस्मरण है ये। कौन सी विधा है? संस्मरण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न को देखेंगे, अंधायुग गीति नाट्य किसका है? अंधायुग गीति नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणेश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र। तो ये धर्मवीर भारती का गीति नाट्य बहुत फेमस हुआ था। 39वां देखेंगे, धर्मवीर भारती ने निम्न में से किस हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? हंस, माधुरी, धर्मयुग, दिनमान। तो धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये। 40वां देखेंगे, गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र। बिल्कुल धर्मवीर भारती का ये सूरज का 7वां घोड़ा और धर्मवीर गुनाहों का देवता, दोनों उपन्यास धर्मवीर भारती के हैं। पहला ऑप्शन सही है। 41वां प्रश्न देखेंगे, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम? यही गया अभी, जैनेन्द्र है, महादेव वर्मा, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इनके लेखक हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न कह रहा है कि इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया? वानर सेना, राम सेना, मेंढक मंडली, कछुआ मंडली। तो क्या नाम दिया? मेंढक मंडली, क्योंकि कीचड़ में वो लौटते थे तो लेखक ने मेंढक मंडली उसको नाम दे दिया है। त्याग की भावना इस काले मेघा पानी दो पाठ से अपने को सीख मिलती है, त्याग करना चाहिए। तैंतालीसवां देखिए, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? कथन किसका है? लेखक का, लेखक के मित्र का, जीजी का, लेखक की माँ का। तो जो जीजी थी उसका ये कथन है। त्याग का भाव यहाँ बताया गया है। 44वां देखिए कि अरवा चावल का क्या अर्थ है? खराब चावल, अच्छा चावल, पुराना चावल, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल। तो धान को बिना उबाले निकाला गया जो चावल है वो अरवा चावल है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए कि पाठ में आए 10 तपा शब्द का क्या अर्थ है? 10 सिर वाला रावण, गर्मी के 10 दिन, गर्मी के 10 महीने, दुखों के 10 प्रकार। तो ये है आपके गर्मी के जो 10 दिन है वो 10 तपा कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही। फिर आ जाते हैं इधर
46वां प्रश्न कह रहा है कि लेखक को किशोरावस्था में कुमार सुधार सभा का कौन सा पद प्राप्त था? उपमंत्री था, मंत्री था, अध्यक्ष था, सदस्य? तो उपमंत्री बनाया गया था, पहला ऑप्शन सही है। 47वां प्रश्न देखेंगे, काले मेघा पानी दो में किसका चित्रण है? किसका चित्रण है काले मेघा पानी दो में? धार्मिक आडंबर और बालमन की चेष्टाओं के द्वंद्व का, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, किसान की दयनीय स्थिति और उसके शोषण के द्वंद्व का, सरहद के दोनों तरफ विस्थापित लोगों के मानसिक द्वंद्व का। तो ये आपके ऑप्शन है दूसरा, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का। इस तरह से ये धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दो भी हो गया अपना। उसके बाद जो 14वां पार्ट है आपके, वो है पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की जो एक कहानी है, इसको लेकर के कुछ प्रश्न है वो भी देख लेंगे। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र। जैसा कि अभी ऊपर अपन ने हेडिंग ही पढ़ी, फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। फिर आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की पहचान निम्न में से किस रूप में? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, सामाजिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार? कौन है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। और जो इनका मेला अंचल तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मेला अंचल 1954 में लिखा गया था। फिर प्रतिपरिकथा, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो आंचलिक उपन्यासकार हैं ये, ध्यान रखेंगे इसको। 50वां प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? मेला अंचल नहीं है, प्रतिपरिकथा नहीं है, ऋण जल धन जल नहीं है, कितने चौराहे? तो ध्यान दीजिए, मेला अंचल भी है, प्रतिपरिकथा भी, कितने चौराहे भी है। ऋण जल धन जल जो है ये क्या है? ये इनका एक रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। ठीक है, बाकी सारे इनके उपन्यास हैं। 51वां प्रश्न आ ही गया, देखिए कि मेला अंचल उपन्यास निम्न में से किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, मुंशी प्रेमचंद। तो फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। कौन सा है ये? वापस मैं यहाँ बता देता हूँ, भूलें नहीं आप, आंचलिक उपन्यास। उसके बाद देखिए 52वां प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मनोविज्ञान पर आधारित बालमन की चेष्टाओं की अभिव्यक्ति दी है। व्यवस्था परिवर्तन के साथ लोक कला तथा लोक कलाकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। सरहद के दोनों तरफ विस्थापित लोगों के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। जनता में लोक प्रचलित विश्वास विज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों पर भारी है। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि जो आपका पहलवान है लुट्टन सिंह, जब राजा बदलता है तो पहलवानी का जो स्थान है वो घोड़ों की दौड़ ले लेता है। तो लोक कलाकार जो आज विस्थापित हो रहे हैं, लोक कलाकार की स्थिति खराब है, इसके ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए वापस 53वां, चटाक चटदा। चटाक चटदा का क्या अर्थ है? आ जा, बीट जा, उठाकर पटक दे, मत डरना, दाव काटो। तो ये ढोल का जो आवाज़ था, उठाकर पटक दे, दुश्मन को क्या करना? उठाकर पटक दे सामने वाले को। 54वां देखिए, गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भी बढ़ती थी। कथन के अनुसार संजीवनी शक्ति बढ़ने का काम किसका था? बादलों के गरजने की आवाज़ का, बारिश की बूंदों की आवाज़ का, पहलवान की दहाड़ने की आवाज़ का, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का। तो जो पहलवान की ढोलक थी वो उस हेजे और मलेरिया से पीड़ित गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 55वां देखिए,
पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार पहलवान का गुरु कौन था? उसकी सास थी राजा श्यामानंद ढोल महामारी। तो जो ढोल था वो उसका गुरु था, उसी ने उसको लड़ने की प्रेरणा दी थी। 56वां देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन पहलवान, राजा साहब का पुत्र चांद सिंह पहलवान। तो जो लुट्टन पहलवान है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है, पहला ऑप्शन सही है। 57वां देखिए कि राजा साहब की मृत्यु के बाद नए राजकुमार के कर दें यहाँ के आते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया? क्रिकेट खेलने, हाथियों की रेस ने, घोड़ों की रेस ने, सांडों के युद्ध ने। तो घोड़ों की रेस ने ले लिया, तीसरा ऑप्शन आप सही करेंगे। 58वां देखिए, पहलवान की ढोलक गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? संस्मरण है कि कहानी है कि एकांकी नाटक? तो क्या है ये आपकी कहानी है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आएंगे इधर देखिए, लुट्टन पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी? मलेरिया और हैजा की, तपेदिक और बुखार की, हैजा और पीलिया की, मलेरिया और पीलिया की। तो किसकी बीमारी फैली थी? ये आपके मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली थी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार ये 59 प्रश्न मैंने यहाँ बताए हैं। एक प्रश्न आप चाहें तो और लिख लें यहाँ। 60वां प्रश्न कि शेर का बच्चा का जो टाइटल है वो किसे मिला था? शेर का बच्चा टाइटल किसको दिया गया था? तो चांद खां जो पहलवान था ये उसको दिया गया था। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत मदद भी मिलेगी। शीघ्र ही हम जो अपना पद्य भाग है उस पद्य भाग के भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेके आएंगे। उसके बाद लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। आप जुड़े रहिए, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा निश्चित ही अच्छी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।